जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन पढ़ने वाले हैं और मैंने सामान्य अध्ययन के इस श्रृंखला में जितने भी प्रश्न उठाए हैं सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। मित्रों, इन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने 20 प्रश्न रखा है। 20 प्रश्न में आप सभी को बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार होंगे। एक्सप्लेनेशन इसका बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए। और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जितने हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न से। और हम लोगों का पहला प्रश्न है मित्रों, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बरेली, मथुरा, करनाल और पटना। बरेली उत्तर प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, करनाल आपके हरियाणा में है, पटना बिहार की राजधानी है। मित्रों, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। चिकित्सा के क्षेत्र में ये प्राथमिक स्थान रखती है। इसी का डिसीजन जो होगा मान्य होगा, प्राथमिक होगा। इसकी स्थापना मित्रों 1889 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय बरेली में है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मित्रों बात करेंगे कुछ अनुसंधान संस्थानों की। जैसे आपसे पूछ ले अगर भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बहुत पूछता है मित्रों। हिसार में है, जो कि हिसार कहाँ है? हिसार आपका हरियाणा में स्थित है। अगर आपसे पूछ लेता है बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, जो कि मथुरा में है, यहाँ पर स्थित है मित्रों बकरी अनुसंधान संस्थान। अगला है ऊंट अनुसंधान संस्थान, पूछ लेगा, बीकानेर में है, बीकानेर राजस्थान में है। आपने तो सुना ही होगा बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया कहाँ की फेमस है? राजस्थान की फेमस है। अगर आपसे मित्रों पूछ लेता है गाय अनुसंधान संस्थान, कहने का मतलब गोवंश, ऐसा नहीं लिखा मिलेगा गाय अनुसंधान संस्थान, गोवंश अनुसंधान संस्थान ये है मित्रों। पहले थी मेरठ में, अभी मेरठ से स्थानांतरित कर दिया गया है अलीगढ़ में। कहाँ कर दिया गया है मित्रों? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में बहुत प्रसिद्ध एक यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ध्यान रखिएगा मित्रों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? मित्रों, ये जो कृषि की जाती है, कृषि के संबंध में 1 नंबर में प्रश्न बनाता है। तो इनके संबंध में जितने भी कल्चर हैं, हम लोग इस प्रश्न में सभी कल्चरों को कंफर्म कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न उठाने की प्रबल संभावना रहती है। सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन अच्छे देख लीजिए। इसके संबंध में जितने प्रश्न बन सकेंगे हम लोग सभी प्रश्नों को हल करेंगे। कह रहा है रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो मित्रों, रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। आप इतना बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर में मित्रों अंगूर की खेती की जाती है। सॉरी, एपीकल्चर में मित्रों मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। और बीटी कल्चर में मित्रों अंगूर की कृषि की जाती है, ध्यान रखिएगा। हार्टिकल्चर, ये बहुत अच्छा सवाल है। हार्टिकल्चर बागवानी जो कृषि होती है उसे हम लोग हार्टिकल्चर कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। डेंड्रोलॉजी में हम लोग झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे पूछ ले ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ये प्रश्न मित्रों काफ़ी फेमस है।
ओलेरी कल्चर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है, तो आपको ये प्रश्न का जवाब देना है। ओलेरी कल्चर का अध्ययन करने का, ओलेरी कल्चर में किस चीज़ की कृषि की जाती है? ओलोरी कल्चर में मित्रों सब्जी की कृषि की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर में क्या होता है, तो मित्रों बर्मी कल्चर में केचुआ का पालन किया जाता है। बर्मी कल्चर में आपके केचुआ का पालन किया जाता है। पीसी कल्चर में मित्रों, पीसी कल्चर में आपका मछली पालन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पूछने की प्रबल उम्मीद रहती है मित्रों। तो पीसी कल्चर के अंतर्गत हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। अब बात करेंगे पोमो कल्चर। पोमो कल्चर मित्रों फलों की कृषि करना पोमो कल्चर कहलाता है, और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा मित्रों। तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, यहाँ से आपको 1 नंबर में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। स्टार लगा के सेव कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत हमें किससे बचाती है? मित्रों वायुमंडल में किससे बचाती है, कहने का मतलब ये जो ओजोन परत है हमारी रक्षा किन चीज़ों से करती है? और ध्यान रखिएगा ओजोन परत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनाता है। ओजोन परत के संबंध में जितने प्रश्न बन सकेंगे उन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो मित्रों ओजोन परत का फार्मूला है O3। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर आपकी ओजोन परत है मित्रों। ये है, मान लीजिए आपकी धरती, ये है अर्थ। यहाँ पर जो पहला मंडल है इसे कहते हैं मित्रों क्षोभ मंडल, और यहाँ पर जो है इसे हम कहते हैं समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और ये है मित्रों बाह्य मंडल। पृथ्वी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और ये है बाह्य मंडल। मित्रों जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं सब के सब मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल के बीच में मित्रों ओजोन की परत पाई जाती है। यहाँ पर समताप मंडल के बीच में ओजोन की परत पाई जाती है, जिसका फार्मूला है O3। सूर्य से आने वाली किरणें इस ओजोन परत से जब टकराती है या यहाँ पर आकर पहुँचती हैं तो उन किरणों में मित्रों अल्ट्रावायलेट नाम की नुकसानदायक किरणें होती हैं, जो कि इस ओजोन परत से लगभग 97% से 99% तक अवशोषित हो जाती हैं। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें हम लोगों के पास तक पहुँचेगी, कैंसर, मोतियाबिंद जैसी भयानक बीमारियां हो जाएंगी, जिससे हम लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा। तो ओजोन परत बहुत बड़ा काम करती है, सूर्य के साथ आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती है, और यह समताप मंडल में पाई जाती है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। और मित्रों अब हम बात करेंगे ओजोन परत की। ओजोन परत के फार्मूला O3 मैंने बताया। ओजोन परत की जो मापन किया जाता है उस इकाई का नाम है डाप्सन। ओजोन परत का मापन हम लोग डाप्सन यूनिट में करते हैं, ये इसका मात्रक है। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, आपको ओजोन परत के संबंध में बहुत अच्छे सवाल ये बनते हैं कि पहली चीज़ तो ओजोन परत का हम लोग मापन किस में करेंगे? ओजोन परत का मापन हम लोग करेंगे डाप्सन में। अब हम लोग इतनी बात ये समझ गए हैं, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अब जो पूछे जाने वाले प्रश्न अधिक है उस ये चर्चा है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था मित्रों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल एक स्थान है जो कि कनाडा में है, कनाडा की राजधानी ओटावा है।
मॉन्ट्रियल स्थान कनाडा में है। ओजोन परत के रक्षण के लिए, अब ओजोन परत के फायदे मैंने बता दिया कितना बड़ा फायदा करती है। तो ओजोन परत की रक्षा करने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल जारी किया गया कि हम लोगों को ओजोन परत की रक्षा करनी है, इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये पीसीएस 2018 का पूछा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा मित्रों। यहाँ से बहुत सारी प्रश्न बनाता है। यक्ष किरणों का खोज अगर पूछ ले तो यक्ष किरणों की खोज प्रोफेसर रंजन ने किया था, इतनी बात ध्यान रखना आपको। आपका अगला प्रश्न है मंगोलिया की राजधानी। राजधानी से प्रश्न बनाता है मित्रों, तो आप सभी लोग राजधानी वाले मैटर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो राजधानी वगैरह चीज़ें याद करने वाली चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें बार बार पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो मित्रों यहाँ पर मंगोलिया की राजधानी पूछा है। मंगोलिया की राजधानी है कोलालमपुर। अब आपको ये बताना है हनोई किस देश की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा जो है यहाँ का डॉग चलता है। अगर पूछ ले अम्मान किसकी राजधानी है तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है मित्रों। कंपाला किसकी राजधानी है? युगांडा की राजधानी कंपाला है, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला प्रश्न है सामान्य सामान्य आँख के लिए स्पष्ट बिंदु की न्यूनतम दूरी। ये मित्रों साइंस का प्रश्न है, फिजिक्स का। कह रहा है हम लोगों को एकदम स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। कहने का मतलब आँख के कितने पास तक हमको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। तो मित्रों सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम दूरी अगर हमसे कह दे कि ये बताइए अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो अधिकतम दूरी मित्रों अनंत होती है। हम कितना भी दूर तक देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आँख अपने आँख के संबंध में दो प्रश्न ये करता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। उसके लिए एक ट्रिक ये याद रखना, नियदऊ, बस इतना ध्यान रखना, नियदऊ बार बार 4, 6, 10 बार इसको मन में दोहरा लेना, याद हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। अपना अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से के गठन से संबंधित है। ये सवाल मित्रों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इतनी बात समझ के चलिएगा। तो ग्राम सभा का गठन का वर्णन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 अपना डीपीएसपी का भाग है। तो मित्रों ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 40 में आता है, जो कि अपना डीपीएसपी का भाग है। इतनी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और डीपीएसपी भाग 4 में है मित्रों, अपना डीपीएसपी भाग 4 में है, ध्यान रखिएगा। अपना अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है। भारत का सर्वोच्च सम्मान की बात किया तो मित्रों भारत के 4 सम्मान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये चारों सम्मान देखिए सीरियल वाइज से लिखे हैं। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद है पद्म श्री। तो सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। भारत के क्षेत्र, कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट कार्य करेगा, समाज कल्याण के लिए काम करेगा, उसको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत मित्रों 1954 में भारत सरकार के द्वारा किया गया और पहला भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अपना अगला प्रश्न है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का पालन करता है। तो देखिए मित्रों फिर से साइंस का प्रश्न है, न्यूटन के नियम के संबंध में प्रश्न है कि अगर
कोई गतिशील बस अचानक ब्रेक लगाता है तो जितने पैसेंजर बैठे होते हैं वो आगे क्यों आ जाते हैं? तो मित्रों, न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिया था। उनका पहला नियम था, अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान रहेगी तब तक जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कहने का मतलब, अगर वो गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक बल नहीं लगाया जाएगा। इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इनर्शिया। तो मित्रों, अगर ये वस्तु गतिमान है तो तब तक गतिमान रहेगी जब तक बल नहीं लगाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, अगर कोई बस गतिमान है तो जितने पैसेंजर उसमें बैठे हैं वह सभी गतिमान होंगे। जब ब्रेक लगेगा तो गाड़ी जो होगी, बस वो स्थिर हो जाएगी, लेकिन हम आप अभी भी गतिमान है। इसीलिए हम लोगों का जो ये निचला हिस्सा होता है वो सीट पर बैठा रहता है, वो विरामावस्था में रहता है। ऊपर की शरीर गतिमान अवस्था में रहती है। जब ब्रेक लगता है, ये तो पहले से विरामावस्था में है, ये गतिमान अवस्था में है, इसलिए आगे भग जाता है। आगे जब भगता है तो हम लोगों के शरीर पर भी त्वरण लगता है, इसलिए गतिमान अवस्था से हम लोग विरामावस्था में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा से आगे आने के बाद। अगर अभी यही गाड़ी चलना स्टार्ट नहीं हुई है, चलना शुरू करेगी तो आप पीछे झुक जाएंगे। पीछे क्यों झुक जाएंगे? आप पूरा का पूरा विरामावस्था में हैं। गाड़ी गतिमान हो गई, आप फिर भी विरामा में थे, इसलिए आप पीछे ही छूट गए। फिर आपके ऊपर बल लगेगा तब आप उस गाड़ी के साथ में गतिमान हो जाएंगे। ये है मित्रों न्यूटन का पहला नियम, और इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। जैसे एक एग्जाम्पल और है, अगर मैं इस हाथ में कंबल लिया हूँ, छड़ी से पीटता हूँ तो उसमें से धूल कण बाहर निकल जाते हैं। छड़ी से जब मैं पीटूंगा तो होगा ये, कंबल गतिमान अवस्था में हो जाएगा, धूल कण यहीं के यहीं विरामावस्था में रह जाएंगे कंबल से, इसीलिए वो धूल कण आपस में वो निकल जाते हैं। ये है जड़त्व का नियम। ये जड़त्व के नियम का उदाहरण है मित्रों, ध्यान रखिएगा। जड़त्व का नियम का है चाहे न्यूटन का नियम का है। न्यूटन का दूसरा नियम है, ये संवेग संरक्षण का नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षित रहता है। आपका अगला प्रश्न है, रिकेटस किसकी कमी से होता है? आपका अगला प्रश्न है, रिकेटस किसकी कमी से होता है? मित्रों, पहली चीज तो रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डियां कमज़ोर होना रिकेटस कहलाता है। रिकेटस होता है बच्चों में, रिकेटस होता है बच्चों में जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से क्या मिलता है मित्रों? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। और विटामिन डी की ही कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों से एक प्रश्न बहुत ये पूछता है मित्रों, विटामिनों का रासायनिक नाम। विटामिनों के रासायनिक नाम में आपको एक कोड दे देता हूँ, थोरा पेन पाइब सुई से। ये है मित्रों हम लोगों की विटामिनों का वैज्ञानिक नाम ज्ञात करने की ट्रिक। अगर हमसे कहता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होगा थासेथाइमिन। अगर हमसे कहता है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगर हमसे कहता है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होगा? पेंटोथेनिक। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होगा निकोटानामाइड। विटामिन 6 का रासायनिक नाम होगा पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होगा साइनोकोबालामिन। ये से साइनोकोबालामिन। और ध्यान रखिएगा मित्रों, एक टीका फूल करो, कहने का मतलब एक टीका फूल करो। कोई महिला थी, सुई लगवाने गई, सोची बहुत दर्द होगा,
एक ही टीका फूल करो और थोड़ा पेन पाइप सुई से, एक ही टीका फूल करो और उस टीका से हम थोड़े पेन पाइप सुई से सुई लगवा रही है। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। ध्यान रखिएगा मित्रों, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। अगर हमसे कहता है विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम, तो मित्रों विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। ध्यान रखिएगा, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल और विटामिन के का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फिलोकौनिन। ध्यान रखिएगा, फिलोकौनिन, ये इनका नाम था मित्रों। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में सूजन आ जाता है। विटामिन डी से अभी मैंने बताया बच्चों में रिकेटस, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई की कमी से मित्रों, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति क्षीण हो जाती है, नपुंसकता पैदा होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता और विटामिन के को शाही विटामिन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और मित्रों विटामिन बी1 की कमी से त्वचा दाद, त्वचा से संबंधित बीमारियां, होठ फाटना, जीभ का फटना, आंखें लाल होना, ये सब बीमारियां हो जाएंगी। इससे ध्यान रखिएगा मित्रों, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया, रक्त की कमी, रक्त अल्पता, ये कहलाता है एनीमिया। इतनी बात ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला प्रश्न यह है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या। तो मित्रों ये सवाल बहुत पूछता है, यह इम्पोर्टेंट सवाल है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। और एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, मांसपेशियां हमारे शरीर के भार का 40% है। मांसपेशियां हमारे शरीर के भार का 40% होती हैं। और मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 हड्डियां होती हैं। ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो मित्रों मान लीजिए ये सूर्य है, ये सन है। सूर्य एक तारा है। जो सूर्य के तरफ चक्कर लगाते हैं वह ग्रह कहलाते हैं, और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वह उपग्रह कहलाते हैं। यह एक तारा है। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वह ग्रह अर्थात प्लैनेट कहलाते हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह अर्थात सैटेलाइट कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों। और ग्रहों का गति संबंधी नियम वैज्ञानिक केपलर ने दिया। ग्रहों की गति संबंधी नियम वैज्ञानिक केपलर ने 3 नियम दिया था। ध्यान रखिएगा, ये वाला प्रश्न काफ़ी पूछता है, ग्रहों का गति संबंधी नियम। तो कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है मित्रों? ग्रह करते हैं। ध्यान रखिएगा। हैंसन रोग क्या है? ये बायोलॉजी का प्रश्न है, बहुत पूछता है। अब की बार ये प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया था। हैंसन रोग किसे कहते हैं? 27 से 28 वाली तारीख में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों कुष्ठ रोग, जो कुष्ठ रोग है लेप्रोसी, वह मित्रों उसको हम लोग हैंसन रोग के भी नाम से जानते हैं। टिटेनस को मित्रों लाकजा, ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न काफ़ी पूछता है। तो मित्रों टिटेनस को हम लोग एक नाम लाकजा भी कहते हैं, और इसको हम लोग धनुष टंकार भी कहते हैं। धनुष टंकार, गला धनुष के आकार का हो जाता है। तो टिटेनस को 2 नाम से जानते हैं, और हम लोग लाकजा और धनुष टंकार। नाभिक रोग, स्कर्वी को मित्रों नाभिक रोग भी कहा जाता है। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, ये 3 रोग का इलाज करना इसके तहत है। और पर्टुसिस का मतलब ये होता है मित्रों काली खांसी। भारतीय मूल के
जो भारतीय मूल के रहने वाले थे शिवा अय्यादुराई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो मित्रों ईमेल के आविष्कार से शिवा अय्यादुराई का नाम जुड़ा है, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित हैं। माउस का आविष्कार किया डगलस एंजलबर्ट ने। डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया। लेजर का आविष्कार किया मित्र, ये इम्पॉर्टेंट है, लेजर का आविष्कार काफ़ी पूछता है। थियोडर मेमैन ने लेजर का आविष्कार किया। और कभी कभी मित्रों लेजर का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये है मित्रों लेजर का फुल फॉर्म। और लेजर का फुल फॉर्म बहुत पूछता है। इसका आविष्कार किया थियोडर मेमैन ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला प्रश्न है, ये देखिए मित्रों पानीपत का युद्ध से प्रश्न है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ? तो मित्रों पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ वह 1526 में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। ये मित्रों अपना प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध मित्रों अकबर और हेमू के बीच में हुआ, ध्यान रखिएगा। पहला हुआ, दूसरा हुआ अकबर और हेमू के बीच में। तो पहला किसके बीच में हुआ? पहला हुआ मित्रों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसको मारकर लोदी वंश समाप्त कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ध्यान रखिएगा मित्रों ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। 1504 में आगरा शहर को बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में आगरा शहर को बसाया गया था। आपका